देखो बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस है अगर वहां पे एनर्जी लिबरेट हो रहा है तो उसे हम लोग पावर बोलते हैं। और वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वर्क डन का जो बैटरी होता है अपने पास, वो अपने को पता पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर, या कितना चार्ज वहां से पास कर रहा है बैटरी से। पावर को आप जब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो dq/dt v के बराबर आ जाता है। तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं v इंटू आई के बराबर। पावर को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर, और वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर भी लिख सकते हैं। किसी भी रेसिस्टर से जो पावर जा रहा होता है वो किसके बराबर होता है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो ये हम लोग पावर कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर्स लिखते हैं इसे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वर्डन का जो अगला डेफिनेशन है अपने पास, वर्कडन का अगला डेफिनेशन जो है अपने पास, दैट इज एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन अ डिवाइस इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है, तो हम लोग पावर को वैसे भी आप देखो बेटा, तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हीट या रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखते हैं। याद है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखते हैं, डूइंग वर्क। अब वर्क को ही हीट लिखते हैं तो पावर क्या होता है जनरली? ये हीट या dH/dt भी होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा पर यूनिट टाइम से, उससे भी लिखते हैं अपने को। ठीक है, तो पावर जो कि कंज्यूम बाय रेसिस्टर है, वो क्या क्या आ जाता है? पावर इज इक्वल टू वी आई के बराबर आ जाता है। पावर इज इक्वल टू जो पहले के डेफिनेशंस लिखे हैं वही पूरा का पूरा हूबहू कॉपी है। बस सिर्फ थोड़ा सा उसी डेफिनेशन को लिखा है कि वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड एंड पावर, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट। तो ये बोलता है कि हीट जो है अपने पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कुछ क्वांटिटीज के। किसके? करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। याद कर बेटा, पावर इज इक्वल टू क्या था? हीट अपॉन टाइम, है ना? तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सारे फॉर्मूले वही। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल करंट। इस पे बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट भी काम करते हैं, जैसे कि आपके घर में पानी गर्म करने वाला एक रॉड आता है, वो होगा। कैटल आते हैं इलेक्ट्रिक, तो आयरन आते हैं। तो ये सभी काम किस पे करते हैं? ये सभी काम करते हैं जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट पे काम करते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। और इसी हीटिंग इफेक्ट, इसी को क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट भी बोला जाता है। ठीक है, देख बेटा, इसमें क्या बोला है कि बल्ब का ब्राइटनेस के ऑर्डर में उसको फिर ग्रेड करना है आपको। किसका ज्यादा है किसका कम है ये अपने को करना है। तो ब्राइटनेस हमेशा किस पे डिपेंड करता है? कि वो कितना वहां पर एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कितना एनर्जी यहाँ से फिलामेंट से निकल रहा है, वो अपने को चेक करना होता है। तो अपने पास रेटिंग दिया हुआ है सारे का, वी और आई दिया हुआ, पावर, पावर, वी, आई। ठीक है, तो पावर फिर रेसिस्टेंस आर, ये तीनों से अपन खेलते हैं और उसी के बाद ही अपने पास जो भी आंसर्स आने होते हैं वो आता है। तो रेटिंग या बल्ब कोई भी कितना ब्राइट है ये किस पे डिपेंड करेगा? ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगा? उस पे पावर पे, कि कितना ज्यादा एनर्जी वो या कितना हीट को वो निकाल रहा है। ठीक है, तो वो अपने पास किस पे, या पावर या हीट कितना निकाल रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कितना? आई स्क्वायर इंटू आर पे डिपेंड करेगा। अब आई स्क्वायर इंटू आर, जरा ध्यान से सुनना बेटा, आई तो तीनों के लिए कॉमन होगा, मतलब अब आर का सब खेल है कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। अब देखो बेटा, ये रेटिंग्स अपने पास दी हुई हैं। तो बल्ब वन के लिए अगर मैं लिखूं, बल्ब वन के लिए लिखूं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अपने पास वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर मैं आर वन लिखूं, सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना दिया हुआ? 220, 220, ये भी 220 दिया हुआ है। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया R1। सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा बेटा? R2 हो जाएगा वापस से अपने पास 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 50। R3 कितना हो जाएगा अपने पास? R3 हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर जो कि है 20। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तो R3 अपने पास ज्यादा है, हमारे पास क्या ज्यादा है? R3 सबसे ज्यादा है, फिर है अपने पास R2, और उसके बाद है अपने पास R1। यानी और पावर जो है अपना, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर से है, क्योंकि करंट तो सेम है, यानी B3 सबसे ज्यादा है, फिर B2 है, फिर B1 है। तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। सो सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, अगर कोई बल्ब का रेटिंग, इफ द बल्ब इज रोटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, एंड उसके बाद ये रेटिंग है, उसके बाद बल्ब को लगा दिया जाता है 220 नहीं 110 वोल्ट पे, ठीक है, तो कितना पावर कंज्यूम होगा, ये अपने को निकालना है। ट्राई करिए। देख बेटा, अपने पास क्या बोला है कि कोई बल्ब था, कोई बल्ब था, सवाल को पढ़े और समझे, जिसका पावर दिया है अपने पास 100 वाट और वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट, बट इसको लगाया गया कहाँ है, 110 वोल्ट से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 100 वाट तो देगा नहीं, कितना देगा वही हम लोगों को चेक करना। तो सबसे पहले आर निकाल लें। आर निकालने का तरीका क्या होता है अपने पास, 220 इंटू 220 अपॉन पावर। कहाँ से आया सर, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन आर। तो आर को उधर भेज दिए, ये आया अपने पास, तो आर आ गया। अब इसके अक्रॉस लगाएंगे 110 वोल्टेज के अक्रॉस लगाएंगे तो कितना पावर डिलीवर होगा। तो P1 अगर मैं लिखूं, कितने के बराबर लगाया, V ऑफ सप्लाइड लिख देता हूं, वीएस अपॉन आर के बराबर। तो वीएस अपने पास 110, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना था अपने पास, 220 इंटू 220 इंटू इंटू जो पावर था अपने पास वो था 100 वाट का, तो 100 वाट। अब देखो बेटा, इससे काटा तो ये 2 गया, इससे काटा तो ये 2 गया, यानी पावर कितना आ गया अपने से, ये 4 से चला गया, यानी 25 वाट आया। तो फाइनल आंसर इज कि अगर आप 220 वोल्ट वोल्टेज का जो बल्ब है जिसका कि पावर था 100 वाट, अगर आप उसको 110 वोल्टेज के अक्रॉस लगा दें तो जो पावर आपको मिलेगा वो 25 वाट के बराबर होगा। ये है इसका फाइनल आंसर। ये सवाल अपने पास क्या बोल रहा है, 4 आइडेंटिकल बल्ब्स रेटेड एज, है ना, सारे बल्ब सेम है, रेटेड है, तो मतलब अभी रेसिस्टेंस हम लोग चाहें तो इसका बता सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया इसका रेसिस्टेंस, है ना। ये कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, देन पावर कंज्यूम्ड बाय देम, ये निकालना है, ठीक है। कोशिश करिए फिर से इसे। इस सवाल में अपने से क्या बोल रहा, मान लो आर निकाल लिया है आपने, टोटल पावर पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल पावर अगर लिखना है अपने को तो हम लोग V² अपॉन आर इफेक्टिव लिख सकते हैं, आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव निकालते हैं, ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इफेक्टिव अगर मैं लिखूं, आर इफेक्टिव तो कितना लिख सकते हैं बेटा, R/3। किसका R/3 हो गया, इन तीनों का R/3, प्लस वो सीरीज में है, तो टोटल अगर आर इफेक्टिव लिखूं तो 4R/3 हो गया अपने पास, और आर की वैल्यू यहां पर लिखिए। सो पावर इज इक्वल टू अगर लिखा जाए, टोटल पावर इज इक्वल टू V² की वैल्यू कितनी है अपने पास, 220 इंटू 220, आर इफेक्टिव कितना आया 4 इंटू, या 4/3 में ऊपर 3 कर ही देता हूं। अब आर की वैल्यू ये कितनी है अपने पास, 220 इंटू 220, 220 यहां से आर डाल रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाई 100। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ये तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसके साथ जाकर 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 3 आ गया 75 वाट। तो इसका आंसर है 75 वाट इज द आंसर, ठीक है। जो नोट पॉइंट है कि अगर दो रेसिस्टर्स हैं और उन्हें सीरीज में लगाया गया तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, अगर सीरीज में आप लगाते हैं कोई भी दो रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो पावर इज इक्वल टू I²R होता है, और आई तो कांस्टेंट रहेगा सीरीज में, मतलब जो पावर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर आप उसे पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है या पोटेंशियल सेम रह जाएगा, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R के बराबर होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अगले कुछ पॉइंट है अपने पास। पहला, अगर पावर रेटिंग दो बल्ब का हो, अगर पावर रेटिंग बल्ब का दिया हो, अगर पावर रेटिंग दिया हो बल्ब का P1 V1 हो और P2 V हो, मतलब दोनों में वोल्टेज कॉमन है ना, और दोनों को सीरीज में आप कनेक्ट कर दिए हैं, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो सीरीज में आर इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा, वो R1 + R2 हो जाता है। तो पावर वहां से निकाल लिए, तो पावर कितना आ गया अपने पास, 1/P इक्वालेंट इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2।
कहाँ से? क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P से, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। अब देखो बेटा, पावर और टाइम कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? पावर इज इक्वल टू होता है हीट अपॉन टाइम। ठीक है। तो पावर और टाइम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे दो रेसिस्टर को, तो क्या होगा? पावर जो है वो कुछ इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा, और जो टाइम है वो T1 + T2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखें। ठीक है। दूसरा, अगर है कि दो बल्ब है जिसका अगेन P1V है और P2V है और कनेक्टेड इन पैरेलल है, तो पैरेलल में अगर रखा जाए तो रेसिस्टेंस कैसा होता है बेटा? पैरेलल में रखने पे रेसिस्टेंस जो होता है 1/R1 + 1/R2 के बराबर होता है। यानी कि ये रेसिस्टेंस है, यानी पावर कितना हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण P1 + P2। बट पावर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको लिख सकते हैं T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 + T2 के बराबर हो जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पावर एंड टाइम के बारे में है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे, मैं ये हटा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। अभी जो बात किए थे बस उसी को थोड़ा सा आगे ले गए हैं कि अगर n इक्वल रेसिस्टेंस हो और सभी को सीरीज में लगाया गया है, तो पावर क्या होता है? पावर होता है अपने पास V² / R इफेक्टिव, और R इफेक्टिव सीरीज में अगर n लगे हों, मतलब रेसिस्टेंस ऐसे हो, मतलब रेसिस्टेंस ऐसे हो, मतलब रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हों, आर 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 सभी सीरीज में कनेक्टेड हों, तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाता है बेटा? वो हो जाता है एन टाइम्स आर के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास पावर हो जाता है किसमें? जब सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एन इक्वल रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया जाए, पैरेलल में लगा दिया जाए, तो पैरेलल के केस में कितना है? ये सीरीज है। पैरेलल के केस में आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा VR/N के बराबर हो जाएगा। और दोनों को आप जब डिवाइड कर देते हैं, जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी पैरेलल बाय सीरीज अगर कर दे, तो वो N² के बराबर आ जाता है। ये अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर एन रेसिस्टेंस से उसको लगा दिया गया हो सीरीज में पहले, फिर पैरेलल में लगाया जाए, तो रेशियो ऑफ पावर कितना होगा ये बता दिया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं आसानी से। ये सवाल में क्या पूछ रहा है बेटा अपने पास? सवाल को पढ़ें और समझें कि क्या पूछ रहा। सवाल में बोला है इलेक्ट्रिकल टी कैटल है जिसमें दो हीटिंग के कॉइल्स हैं, है ना। व्हेन वन ऑफ देम कॉइल इज स्विच्ड ऑन, तब जो बॉइलिंग बिगिन होता है वो 6 मिनट पे होता है ना। तो अगर एक कॉइल है तो T1 कितना लगाएगा? 6 मिनट लगाएगा वो कॉइल बर्न, पानी को बॉईल करने में। व्हेन द अदर कॉइल इज स्विच्ड ऑन, हीटिंग बिगिन इन 8 मिनट। तो T2 कितना दे दिया है? T2 दे दिया है 8 मिनट आसपास। ठीक है। एट व्हाट टाइम बॉइलिंग विल बिगिन इफ बॉयल बोथ कॉइल्स आर स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली? तो पहला सीरीज कनेक्शन में हो और पैरेलल कनेक्शन में हो, मतलब अपने पास एक कॉइल है और उसके साथ दूसरा कॉइल को कर दिया गया है। तो बताना है अपने को कि कितने टाइम बाद हीट होना पानी स्टार्ट करेगा। अब देखो, टाइम बोला है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है बेटा, तो याद करो सीरीज में पावर कैसा था? हम लोगों को पता है जब सीरीज में आप लिखे थे तो आर इफेक्टिव को हम लोगों ने लिख दिया था R1 + R2 लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो पावर के टर्म्स में हम लोगों ने बोला था इसे P इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 के बराबर, P2 के बराबर। और यहीं से अगर T इफेक्टिव बोला जाए तो वो होता है T1 + T2 के बराबर। ठीक है। तो जब सीरीज में हो तो कितना हो जाएगा? 6 + 8 यानी 14 मिनट में बॉइलिंग बिगिन हो जाएगा। बट वहीं अगर आप पैरेलल में हो, तो पैरेलल कनेक्शन अगर हो, पैरेलल लगा दिया जाए, तो 1/R इफेक्टिव था अपने पास 1/R1 + 1/R2 के बराबर। यानी P था यहाँ पर, P इफेक्टिव था यहाँ पर P1 + P2 के बराबर। और जो T इफेक्टिव था वो था 1/T इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T1 + 1/T2 के बराबर। तो यहाँ से अगर T इफेक्टिव निकाला जाए तो वो किसके बराबर आएगा? T1 × T2 के बराबर आएगा, T1 + T2 के बराबर। यानी 8 × 6 ÷ 14, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 3 से गया, ये 7 से गया, यानी कि देखा जाए तो 24/7 के बराबर है। यानी ये लगभग 3.4 आसपास आ जाएगा, 3.4 मिनट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो, इस सवाल में था अपने पास
दो बल्ब है ना, तो दोनों बल्ब का पावर और वोल्टेज दिया है, तो हम लोग R1 निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट वाले बल्ब का। तो R1 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 30। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 6.20 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 18, 6.6 आसपास लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लें तो 200 मल्टीप्लाई बाई 6.6 कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 6.6 होगा। तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग 1300 समथिंग आ जाएगा, 333.3 आसपास आ जाएगा। ये R1 है अपने पास। ठीक है, जब आप सिमिलरली R2 निकालेंगे बेटा तो ये कितना आएगा अपने पास, 200 इंटू 200 अपॉन अपॉन 60। तो कभी भी आप पावर के सवाल देखें तो हमेशा उसमें ये काम जरूर कर ले कि आप पहले ही जाकर उसके रेसिस्टेंस को हमेशा निकाल लिया करें। ठीक है, अच्छा, तो इससे ये जाएगा कितना, 3.3 आसपास से चला जाएगा, 3.3 से लगभग चला जाएगा, 3.3 से चला जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग अगेन 660 आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, चलिए देखते हैं। तो इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब क्या बोल रहा है, R1 R2 अपने पास आ गया, पहले मान लो सीरीज में लगा दिया गया, सीरीज में लगा दिया गया, तो ये बल्ब 1 लगाया गया और ये बल्ब 2 लगा दिया गया। जैसे ही इसको 400 वोल्ट से बोला है सवाल में कि 400 वोल्ट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, 400 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बल्ब कब फ्यूज हो जाता है, जब उसको जितना वोल्टेज चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज इसको 200 मिलना चाहिए, है ना, बट अगर ज्यादा मिल जाए तो यहाँ पर अपने पास V1 रहेगा और यहाँ पर V2 रहेगा, यहाँ सॉरी यहाँ V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा। तो अपने को देखना है कि V1 किस में ज्यादा होगा और किस में V2 ज्यादा होगा, अपने को ये चेक करना। ठीक है, तो अगर मैं बेटा V1 निकालना है मुझे, तो V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू R1 लिख सकता हूं, और V2 को क्या लिख सकता हूं, I इंटू R2 लिख सकता हूं। तो I निकालना है अपने को, I निकालना है। जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, एक सेकंड रुक जा जरा। ये आया था अपने पास 20 डिवाइडेड बाई, अगर 6 करते तो 3.33333333 समथिंग आता है ना। और इसको जब 3.3333 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 3.3333 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 666.6 आ जाएगा, है ना। जब 666.6 ऐड हो जाए, इसमें सीरीज में है, तो आर इक्वेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, जब 666.6 ऐड हो जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 2000 आसपास आ जाएगा, R1 + R2 के बराबर, है ना। जो सीरीज में है तो R1 + R2 लगभग 2000 के बराबर आ जाएगा। 400 लगाया है आपने यहाँ पे, ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा, 400 डिवाइडेड बाई 2000 के बराबर लगभग आ जाएगा। तो करंट आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगर V1 देखे बेटा कितना आएगा, V1 होगा I जो कि है 1/5 इंटू R, 33333। अब इसको आप जितना भी आप सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करें, ये वैल्यू ग्रेटर देन 200 आ रही है। ये अपने को दिख रहा है ग्रेटर देन 200 तो आ रही है, मतलब पहला वाला जो B1 है वो फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम वोल्टेज वो 200 ही ले सकता था। तो B1 विल गेट फ्यूज्ड, तो B1 तो फूट जाएगा। जब आप V2 पे जाएं बेटा, V2 पे जाएं तो V2 की वैल्यू कितनी, 1/5, और उस पे जो वोल्टेज है वो 666.6 के बराबर है। तो ये हमेशा लेसर देन 200 आ रहा है, ये भी अपने को पता है। तो B2 सेफ रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। ये तो पहला सवाल हुआ। अब जैसे ही पैरेलल में लगा दिया बेटा, तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो सोचो। तो पैरेलल कनेक्शन में दोनों ऐसे लगा दिए गए होंगे, दोनों कुछ इस टाइप से लगा दिए गए होंगे, और यहां पर अपने पास वोल्टेज होगा जो कि 400 के बराबर होगा। तो अपने को पता है पैरेलल कनेक्शन में अगर देखा जाए, पैरेलल कनेक्शन में देखा जाए तो तो दोनों में, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो
ग्रेटर देन 200 है, मतलब दोनों फूट जाएगा, मतलब बोथ विल फ्यूज, बोथ विल फ्यूज। ठीक है, तो जब पैरेलल में होगा तो दोनों फूटेगा, और सीरीज में होगा तो पहला वाला फूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ईएमएफ क्या होता है। मान लो बेटा अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में रखे हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। अब इन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी मैंने पोटेंशियोमीटर लाया और यहाँ का चेक करा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा अपने पास, सपोज वो 15 वोल्ट के बराबर आ रहा। सो सो इस टाइम पे जो वोल्टेज अपने को दिख रहा है, दैट इज ईएमएफ, दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा हुआ कि मैंने यहां से ले जाकर सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तो यहां से ले गया, एक बल्ब मान लो लगा दिया है, और यहां पर आया एक की भी लगा दिया है। जैसे की को क्लोज करा मैंने, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उस टाइम पे वापस से अगर मैं देखूं कि इनके बीच का टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, तो लगभग वो 13 वोल्ट आसपास आएगा। तो ये जो 13 वोल्ट आया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल कब आता है? जब करंट फ्लो कर रहा है। और जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं या ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ पे अगर चर्चा की जाए तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, ये छोटे छोटे थियोरेटिकल सवाल में पूछ लिया जाता है। तो ईएमएफ डिपेंड करता है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल इलेक्ट्रोड्स का कैसा यूज किए हैं। किस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना एरिया ऑफ प्लेट इसमें रखा हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कितना था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या था, या साइज ऑफ शेल क्या था। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। किस पे नहीं डिपेंड करता है? एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट नहीं डिपेंड करता है, ये जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी क्या है उस पे भी डिपेंड नहीं करता, और साइज ऑफ द सेल क्या है उस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अभी अभी जो हम लोग बात किए थे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करता है बैटरी से, ठीक है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल है उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से लिखते हैं हम लोग, है ना। ट्राई करके बता दूंगा, थोड़ी देर में बता देता हूँ कैसे आया है ये, है ना। दूसरा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या कहलाता है? तो ये जो रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ द सेल किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए, वही कहलाता है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए करंट का फ्लो होना है पूरी तरह से, एक कंप्लीट सर्किट। ये देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक करंट आया, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक करंट फ्लो होकर जाना है अपने को। ठीक है, तो इसमें जितना रेसिस्टेंस को ऑफर होता है उसी को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी बोल देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज कर जाता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर एरिया डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो इंक्रीज करता है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज कर देते हैं तो आर क्या होता है? वो भी इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आर डिक्रीज हो जाता है। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ये वो 4 पॉइंट है अपने पास। ठीक है, देखो, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज कब हो रहा है? जब बैटरी से करंट निकल रहा है, सर्किट कुछ ऐसा बना होगा अपने पास। ठीक है, तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तब आप क्या लिख सकते हैं? तब आप लिख सकते हैं इसको, किसी के लिए भी पोटेंशियल लिखे, अभी क्रिकॉफ रूल में हम लोग लिखेंगे, ये तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लिख सकते हो, चलो मान लो ए से बी आप जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं, तो आप बी का पोटेंशियल वी बी लिख दीजिए। करंट जा रहा है किधर से? आर से जा रहा, तो माइनस आई आर कर दीजिए। माइनस से प्लस में आप जा रहे हैं तो प्लस ई कर दीजिए, इज इक्वल टू वी ए कर लीजिए। तो डिस्चार्ज अगर हो रहा है, डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वी ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ईएमएफ माइनस
आई आर के बराबर होगा। बट अगर सर्किट में करंट ऐसे आने लगे, मतलब सर्किट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, तो इसका मतलब सर्किट चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब सर्किट चार्ज हो रहा है, और सर्किट अगर चार्ज हो रहा तो उसके लिए जो ईएमएफ आ जाएगा वो ईएमएफ या चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आई आर के बराबर होगा। अगर सर्किट ओपन है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे, क्रिकऑफ जब पढ़ने लगेंगे तब उस टाइम पे भी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉपी कर लीजिए फिलहाल। देखो बेटा, अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं तो पोटेंशियल, डिस्चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या था अपने पास, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के बराबर था। और कैसे हुआ होगा सोचो जरा। यहाँ पर अपने पास बैटरी है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, ये ईएमएफ है, और यहाँ पर कैपिटल आर का रेसिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, जिसे ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर लिखें। और वो खुद किसके बराबर हो सकता है, आई इंटू आर के बराबर हो सकता है। तो वही आई इंटू आर के बराबर हो सकता है। तो यहां से आप चाहो तो करंट निकाल सकते हो। एक और तरीका है करंट निकालने का कि ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ईएमएफ निकल गया, आप टर्मिनल पोटेंशियल आप चाहो तो निकाल सकते हैं वी माइनस आई आर करके। अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो कि अगर एन नंबर ऑफ सेल्स है अपने पास, सभी कनेक्टेड है, कोई रिवर्स पोलैरिटी में नहीं है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया बेटा, अगर एन है तो टोटल ईएमएफ एन ई हो गया। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, तो देखो बेटा ये सारे छोटे छोटे आर भी कनेक्टेड है, तो एन आर और प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया। करंट अपने पास कितना हो गया, वो हो गया एन ई अपॉन एन आर प्लस आर के बराबर। बट अगर पोलैरिटी किसी एक का रिवर्स हो जाए, तो ये बेटा थोड़ा समझने वाली बात है। मान लो कि तीन बैटरी का मैं आपको बताता हूं, जिसमें से एक का पोलैरिटी अलग है। देखो एक का पोलैरिटी अलग है बेटा, तो क्या होगा, इसके कारण इसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर टोटल ईएमएफ अभी लिखें तो सिर्फ ई होगा, सिर्फ ई होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो अगर एन नंबर ऑफ बैटरी है अपने पास, एन नंबर ऑफ बैटरी है जिसमें से एम अपोजिट पोलैरिटी में है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन माइनस टू एम के बराबर होगा। जैसे यहां पर नेट ईएमएफ कितना आया बेटा, टोटल कितने थे एन, एन के वैल्यू माइनस टू एम करना है अपने को, एम क्या अपोजिट पोलैरिटी, एन कितने थे, नंबर ऑफ बैटरीज कितने थे तीन, अपोजिट के में कितना था टू इंटू वन इंटू ई, तो आया था ना ई के बराबर। वैसे ही टोटल ईएमएफ कितना आ गया, एन माइनस टू एम इंटू ई के बराबर। जबकि टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस आर के बराबर। तो टोटल करंट निकल गया, टोटल करंट निकल गया, यही अपने को लिखना था। ठीक है,